हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कंपटीशन पीसेस की डेट आ चुकी है, 22 दिसंबर इज़ द डेट। ठीक है, एग्ज़ाम होना ही है। तो आज हम एक नया चैप्टर, एक नया सब्जेक्ट लेकर के आ गए हैं। बायोलॉजी कर रहे हैं, शुरुआत आज से हो रही है। आज अब बायोलॉजी सीरीज़ कुछ दिन चलेगी ना, मेन चैप्टर्स हम इसमें कर लेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, जो आपको एज अ कॉम्पिटिटर जानना ही चाहिए और वैसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि नॉलेज क्या है, पावर है। ठीक है, आज हम बायोलॉजी में ही एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, डाइवर्सिटी बहुत सारी है लिविंग वर्ल्ड में। ठीक है, बहुत सारे जीव जंतु, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब पाए जाते हैं। इसके बारे में जानेंगे, क्या क्या गिवन है वो हम करेंगे इस सीरीज़ में। आज हम इससे शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है। ठीक है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। ठीक है, समझ गए। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. Every man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organ. देखिए, दो तरह के मैटर होते हैं, एक लिविंग मैटर, एक नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, उसी को बायोटिक और एबायोटिक कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो लिविंग वर्ल्ड में प्रवेश कर जाते हैं। वॉट इज़ लिविंग, पहले ये ले रहे हैं। वेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय द लिविंग organism. Growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organism. देखिए, एक हिस्ट्री पढ़ाने का और उसका ट्रांसलेशन करने का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन ये साइंस है। ठीक है, तो साइंस में बहुत टेक्निकल शब्दों का हिंदी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझना ही पड़ेगा। मैं उसे इजी भाषा में करके समझाऊंगी। ठीक है, लेकिन जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनका थोड़ा सा ये होता है कि आपको इंग्लिश में ही उन शब्दों को जान लेना चाहिए ना। ओके, तो इसमें बता रहे लिविंग कन्वेंशनली, यानी कि पारंपरिक तौर पे हम ये जानते हैं कि जिसके अंदर ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन समझ ही रहे होंगे। एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो इन्वायरमेंट पूरा है उसको सेंस कर सकता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना। ठीक है, और एक रिस्पॉन्स दे सकता है। ठीक है, यानी कुछ क्योंकि इंट्रैक्शन तो चलता ही रहता है ना इन्वायरमेंट और जो भी लिविंग बीइंग है ना, जैसे मैन का इंट्रैक्शन चलता रहता है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ये कहा जा रहा है कि उनमें ग्रोथ होती है जितने भी लिविंग होते हैं ना। इंक्रीज इन मास एंड मैटर, सब बढ़ता रहता है ना। एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, लक्षण बताए गए हैं। लिविंग क्या है, जिसका मास इंक्रीज हो रहा होगा और वो अपने आप को बढ़ा रहा होगा ना। जैसे ह्यूमन बींग्स भी रिप्रोडक्शन करके अपने ही एक तरह से स्पेशी को बढ़ाते रहते हैं ना। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हम सभी क्या है, मल्टी सेलुलर हैं, और अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है। ग्रोज बाय सेल डिवीज़न, सेल डिवीजन होता रहता है, यानी सेल्स का ही डिवीजन होते होते फिर ये बहुत सारे सेल्स बनते रहते हैं। और उसमें देखिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनने का और एक तरह से नष्ट होने का कार्य निरंतर चलता रहता है। ठीक है, इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। जितना भी किसी भी प्लांट का मतलब कह सकते हैं कि उसकी लाइफ जितनी होती है, लाइफ स्पैन जितना होता है, उसमें क्या है, ये सेल डिवीजन होता रहता है। ठीक है, इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, लेकिन एनिमल्स में क्या है, एक सर्टेन एज तक ही होता है। However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cells. लेकिन कुछ देखिए सेल डिवीजन होता रहता है, कुछ टिश्यूज़ में होता रहता है। अब देखिए इसमें टिश्यू का भी समझ लीजिए क्या है। सेल इज़ अ यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट है। सेल के बाद टिश्यू होता है, फिर टिश्यूज़ बहुत सारे बन के ऑर्गन बनाते हैं, फिर बहुत सारे ऑर्गन बन करके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। ये एक पूरी सीरीज़ है। ठीक है, समझ गए। One can easily observe this in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope. In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. ना exclusive का मतलब होता है कि उसी में हो ना। One must remember that increase in body mass is considered as growth, यानी body mass बढ़ रहा है तो इसका मतलब growth हो रही है। ठीक है, इसी को consider किया। Non living objects also grow if
वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास ए सर्टेन क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ, ठीक है। माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। देखिए जो नॉन लिविंग है उनमें भी प्रोसेस कैसा है, उसके लिए देखिए वर्ड अलग है, एग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन वहाँ पे होता रहता है। जैसे मान लीजिए माउंटेन्स बनते हैं ना, तो वो प्रोसेस कहलाता है एग्रेडेशन, और वही जब ढह जाते हैं तो उसी को डिग्रेडेशन कह दिया जाता है ना, समझ गए। However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface, वही accumulation, aggregation, ठीक है। In living organism growth is from inside। देखिए लिविंग कोई जो जीवित वाला होगा तो उसमें अंदर से ग्रोथ होती है ना। Growth therefore cannot be taken as a defining property of the living organism। Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living systems। A dead organism does not grow। कोई जब ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो क्या होता है, वो ग्रो नहीं करता। फिर देखिए नेक्स्ट आ रहा है इसमें, देखिए रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन होता रहे तो वो भी एक क्राइटेरिया क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents। अब देखिए जैसे हम अपना एग्जांपल लें ह्यूमन बींग्स का, तो जो भी रिप्रोडक्शन होता है उसमें देखिए अगर जो पेरेंट्स हैं तो उनसे जो बच्चा होता है, जो पहले तो एक मतलब फ्यूजन ही होता है, फिर उसके बाद वो प्रोसेस है ना पूरा कि एक सेल से फिर सेल्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, उनमें डिवीजन होता रहता है, फिर फाइनली 9 मंथ्स के बाद बेबी होता है ना। तो उसमें भी देखिए क्या होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं और कुछ नहीं भी मिलते हैं ना, कुछ अपना भी उसका होता है, इंडिविजुअलिटी भी होती है, वही बता रहे हैं, ठीक है। पेरेंट्स से मिलता है। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रिफर टू सेक्शुअल, और ये रिप्रोडक्शन सेक्शुअल कहलाता है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल ऑल्सो, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन माने गए, एसेक्सुअल और सेक्शुअल, ठीक है। Fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spores they produce। देखिए फंजाई स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, उसके थ्रू उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाला गया है, ठीक है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बर्डिंग। और देखिए हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है, बर्डिंग होती है। जैसे आप कोई बर्ड ला के काट के ला के लगा देते हैं तो वो ग्रो कर जाता है, तो उसी तरह है, ठीक है। इन प्लानेरिया यानी फ्लैट वॉर्म्स की बात हो रही है, वी ऑब्जर्व 2 रीजनरेशन, उसमें रीजनरेशन होता है ना। दैट इज अ फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें देखिए रीजनरेशन में क्या होता है, एक फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होगा, वही क्या हो जाता है रीजनरेट होकर के अपना कोई भी खोया हुआ जो भी उसका लॉस्ट पार्ट होता है वही ग्रो कर जाता है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation, ठीक है। सब में देखिए अलग अलग प्रोसेस है, नाम भी अलग अलग है। उसमें फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से ही नई एक तरह से उनका नया परिवार बढ़ जाता है, या परिवार में एक नया सदस्य आ जाता है उनके ना, ठीक है। When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae और amoeba, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे उसको सिनोनिमस रखा गया ग्रोथ के साथ, जैसे बैक्टीरिया है ना, एमीबा है, ये सब क्या है यूनिसेलुलर, एल्गी हैं जिसमें एक ही सेल होता है ना, उसी से सारे काम हो जाते हैं। दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. Hence, we notice that in a single-celled organism, we are not very clear about the uses of these 2 terms, growth and reproduction। अब देखिए इन सब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ठीक से बताया नहीं जा पाता, कोई शार्प कैरेक्टरिस्टिक इसमें है नहीं। फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, कुछ ऐसे भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ऐसे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स ना। Hence reproduction also cannot be an inclusive defining characteristics of living organism। Of course no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself, ठीक है, समझ गए। Another characteristic of life is metabolism। अब एक another characteristics लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है metabolism। Metabolism देखिए क्या होता है, सम ऑफ द टोटल रिएक्शंस जो किसी भी बॉडी में हो रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं।
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, ठीक है, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कोई ना कोई केमिकल से या कुछ कुछ केमिकल से बने हुए हैं. दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस साइजेस एंड फंक्शन. ये बहुत सारे मतलब साइजेस में हो सकते हैं, इनका फंक्शन भी डिफरेंट हो सकता है ना. और कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल, यही सब बढ़ता घटता रहता है और नए नए मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं. दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यही सारे रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर में भी होता है और यूनिसेलुलर में भी होता है, कुछ कुछ उसमें केमिकल होता ही है, बिना केमिकल के तो हो ही नहीं सकता. ये जो हार्मोन्स हैं ये भी तो एक तरह का सारे केमिकल्स ही हैं हमारी बॉडी में जो होते हैं ना. ऑल लिविंग, देखिए ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, कहीं पे फंजाई है, कहीं लोग फंगी भी बोलते हैं ना, तो डिपेंड कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं. एंड माइक्रोब एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, द सम टोटल, वही जो मैंने बताया, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म. ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे ऐसी चीज़ें याद हैं. ठीक है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. ठीक है, नॉन लिविंग नहीं एग्जिबिट करते हैं. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in a cell-free systems, and isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. Hence, while metabolism is a defining feature of all living organism, without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living things. देखिए बाहर भी आजकल कल्चर कर लिया जाता है ना, बाहर भी इन विट्रो, आपने सुना होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है ना, जब अंदर पॉसिबल नहीं होता है तो बाहर करके और फिर वही जो उनका चीज़ें होती हैं वो उसको इंजेक्ट कर देते हैं. यानी कि मेल का जो भी कह सकते हैं ले करके और फीमेल का भी एग सेल ले करके और उसका स्पर्म सेल ले करके बाहर ही फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है और फिर एक समय के बाद उसको फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है. कई बार क्या होता है कि मेटिंग में प्रॉब्लम आती है, इस वजह से इस तरह के प्रोसेसेस किए जाते हैं. ठीक है, उनका नेचुरल मेटिंग नहीं हो रहा है इसलिए बाहर करा दिया जाता है. उसी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है ना, कि बाहर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अंदर नहीं हो रहा है. ठीक है, ओके फाइन. मतलब कहने का मतलब है कि आजकल नए नए मेथड्स आ गए हैं क्योंकि साइंस इतना एडवांस कर गया है ना, पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी. देखिए, हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म्स. यानी सेल्स का भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है पूरा पूरा. ठीक है, उनका भी पूरा पूरा एक कह सकते हैं कि सेल से टिश्यू बन रहे हैं, फिर टिश्यू से बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहे हैं, फिर बहुत सारे ऑर्गन बन के ऑर्गन सिस्टम्स बना रहे हैं. और बॉडी में कितने, लगभग 11 ऑर्गन सिस्टम्स है ना, उसको भी जानेंगे कभी. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आइए, और नया क्या प्रॉपर्टी है. ये इससे पता चल रहा है कि यही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है. बहुत ही कॉन्शियसली कहा गया है कि ये सारी चीज़ें मिला करके क्या बना देता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देता है. ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन है ना, नॉमेनक्लेचर, बायोडाइवर्सिटी, ये सारे वर्ड्स जान लेते हैं फिर वाइंड अप करते हैं. बायोडाइवर्सिटी क्या है, देखिए, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, लगभग ना इतने क्या हैं स्पीशीज़ है ना. दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. यानी कितने टाइप्स, जितने भी टाइप्स के हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो अर्थ में प्रेजेंट है, उसी को बायोडाइवर्सिटी कह दिया जाता है. ठीक है, अब देखिए नॉमेनक्लेचर क्या होता है. देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज अ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर. देखिए सारे मतलब वर्ल्ड लेवल पे भी एक नाम दे दिया जाता है ताकि स्टडी में हेल्प मिल सके, सभी लोग उसको एक ही नाम से बुलाएंगे ताकि विविधता ना आ जाए कि हाँ ये कह रहे हैं वहाँ ये. तो एक नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग करना ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का या फिर किसी प्लांट का या जो भी है ना. ठीक है, obviously nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. Identify करके फिर उसके बाद उसका nomenclature कर दिया जाता है. ठीक है,
ओके फाइन। अब देखिए इसमें कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ना, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर जिसे ICBN भी बोलते हैं ना, और कोड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जिसे ICZN भी बोलते हैं ना। तो ये जहाँ पे देखिए बोटानिकल आ रहा है तो वो प्लांट्स के लिए है, ठीक है, जहाँ पे जूलॉजिकल आ रहा है वो एनिमल्स के लिए है ना, कैटेगरीज में डिवाइडेड है, उनके लिए संस्थाएं भी अलग अलग ना। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैड ओनली वन नेम। जो साइंटिफिक नेम होता है उसके लिए क्या है, एक ही नाम होता है ना, लोकल लेवल पे अलग अलग साइंटिफिक नाम हमेशा एक होगा ना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. Biologists follow universal accepted principles to provide scientific names to known organism. Each name has two components. इनके दो component होते हैं, generic name and specific, यानी genus और species बोला जाता है, ठीक है। इसमें देखिए जेनरिक नेम है और स्पेसिफिक एपिथेट बोल दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, क्योंकि इसे दो हैं इसलिए इसको बाइनोमियल कह दिया गया है, ठीक है। अब जान लीजिए जैसे कैसे होता है इनका, ठीक है, क्लासिफिकेशन। जैसे मान लीजिए एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सपोज डैट आपका है, सुना होगा आपने गुड़हल ना, गुड़हल का फूल, तो उसका एक नाम है, मस्टर्ड का एक नाम है, ठीक है, और पी का एक नाम है। तो पी के लिए पीजम सटाइवम है, ठीक है, उसका एक कह सकते हैं साइंटिफिक नेम उसका पीजम सटाइवम है ना। और आपका बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे कह सकते हैं ना कि एनिमल्स का भी है। एनिमल्स में जैसे हम लोग की स्पेसीज़ में क्या है, हम लोग क्या है, होमो सेपियंस हैं, ठीक है, इस तरह डिवीज़न कर दिया गया है, ओके। तो बता रहे हैं कि देखिए based on the characteristics of all living organism that can be classified into different taxa, the process of classification जो ये पूरा जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का, इसी को टैक्सोनॉमी बोल दिया जाता है ना। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट एंड ये सारी चीज़ें, ओके। और समझ रहे ना आप कि जैसे इसमें भी देखिए आप समझिए इसके भी पूरी क्या होता है, जैसे स्पेशीज़ होता है, जीनस होता है, फैमिली होता है ना, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अलग अलग डिवीज़न है, फिर ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, किंगडम है ना, ये सारे उसके तरीके हैं। तो कैसे डिवीज़न होता है, देखिए किंगडम आएगा, फिर फाइलम, या फिर उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेशीज़, ये ऑर्डर में रहता है, ठीक है, फाइन। जैसे मान लीजिए देखिए अभी एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे मैन है तो हमने जो बताया ना होमोसेपियंस, ठीक है, तो उसका जीनस जो हो गया होमो हो गया, फैमिली इसकी होमनिडेई है, ऑर्डर इसका प्राइमेटा है, क्लास इसका मेमेलिया है, और फाइलम का डिवीजन या फाइलम या डिवीजन ऑब्लिक करके है तो उसका क्या है, कॉर्डेटा है। हाउस फ्लाई देखिए इसका बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, तो जीनस इसका मस्का हो गया, फैमिली इसकी मस्कीडेई हो गया, ठीक है, ऑर्डर इसका डिप्टेरा हो गया, क्लास इसका इंसेक्टा है, और फाइलम इसका डिवीजन जो है वो क्या है, ऑर्थोपोडा है। देखिए जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने 11th-12th में साइंस पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, उनके लिए ईजी होगा, बट अगर जो जिनका बैकग्राउंड नहीं है तो उन्हें तो रटना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंगो का देख लीजिए, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम कुछ भी कह लीजिए, तो उसका है मैग्नीफेरा इंडिका है, जीनस इसका मैग्नीफेरा है, फैमिली इसकी एनाकार्डियेसी है, ठीक है, ऑर्डर इसका सपेंडी एल्स है, सपिंजैल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं, और इसका जो क्लास है डाइकोटिलेडोनी है, एंड इसका जो फाइलम डिवीजन है वो एंजियोस्पर्मी है। तो इसका कभी कभी उच्चारण भी लोगों को बहुत दिक्कत होती है क्योंकि साइंटिफिक नेम्स आर वेरी डिफरेंट ना, और उनका पूरा जो क्लासिफिकेशन होता है, दिस इज़ वेरी मतलब बहुत अच्छा आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वीट का देखिए टिटिकम एस्टिवम है, मैंने सब ये याद किया था बहुत पहले, तो मुझे तो इजी है, ठीक है। इसका जीनस टिटिकम है, फैमिली पोएसी है ना, ऑर्डर पोएल्स है, और ये क्लास मोनी कॉटिलिडोनी है, ठीक है, और इसका फाइलम डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मी है ना। समझ पा रहे हैं कि कैसे डिवीजन होता है। देखिए उसमें देखिए
इसमें देखिए आपका बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं ना, और इसमें जो लिविंग मतलब बहुत से जहाँ उनको रखा जाता है, जियोलॉजिकल पार्क्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से। समरी में जान ही लेते हैं, थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ कि जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं कि पूरा ऑर्डर होता है, क्लासिफिकेशन होता है, टेक्सोनॉमी यानी जो है ना नॉमेनक्लेचर होता है, दो लेकर के चलते हैं यानी जीनस और स्पेसीज, इसलिए बाइनोमियल कहते हैं ना, इस तरह से डिवीजन होता है। ठीक है, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम कल दूसरा चैप्टर लेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बायोलॉजी सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।